नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले महाकुंभ की मौजूदा स्थिति का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। भगदड़ के बाद से दो बातों की पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है, आरोप लग रहे हैं। पहली बात यह कि महाकुंभ में भगदड़ की एक नहीं बल्कि उस दिन दो घटनाएं हुई थी, और दूसरी बात यह कि क्या भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वाले उस भगदड़ के बाद से मिले नहीं हैं और अब भी उनकी तलाश की जा रही है। सच्चाई क्या है, आज आपको सीधे वहीं से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके बाद कल हमारे देश का बजट पेश होने वाला है और बजट से पहले आज ही हम आपको यह बताएंगे कि दिल्ली कितने पानी में है। जरा कल्पना कीजिए कि आजादी के 77 वर्ष बाद भी भारत की राजधानी दिल्ली में पीने का साफ पानी जनता को नहीं मिल रहा है। आज भी चुनावों के प्रचार में हर पार्टी यह वादा कर रही है जनता से कि वो जनता को पीने का साफ पानी देंगे। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि सरकार मिडिल क्लास से इतना टैक्स वसूलती है, लेकिन उसके बाद भी जनता को ना तो साफ हवा मिलती है और ना ही साफ पानी मिल रहा है। और आखिर में आपको सोनिया गांधी का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आदिवासी बेटी का अपमान बताया है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या महाकुंभ की भगदड़ में मौत के असली आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, और क्या उस दिन एक नहीं बल्कि भगदड़ की दो घटनाएं हुई थी। प्रशासन का कहना है कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग घायल हुए थे। यह प्रशासन का आंकड़ा है। इनमें भी 30 मृतकों में 25 की पहचान घटना के अगले ही दिन हो गई थी और सिर्फ 5 शव ऐसे थे जिनकी शिनाख्त होना बाकी है। लेकिन अब प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर के बाहर 24 मृतकों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिनकी शिनाख्त उन लोगों से करवाई जा रही है जिन्होंने भगदड़ के बाद अपने परिवार के लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अस्पताल के प्रशासन और पुलिस ने अब तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया कि जब 30 में से 25 मरने वालों की पहचान हो चुकी थी तो फिर इस मुर्दा घर के बाहर 24 मरने वालों की तस्वीरें और क्यों लगी हुई हैं। ये बाकी के लोग कौन हैं? आज हमारी टीम ऐसे कई लोगों से मिली जिनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भगदड़ की इस घटना के बाद लापता हो गए थे, और इन लोगों ने हमें यह बताया कि मेला प्रशासन ने इन लोगों को इस मुर्दा घर में इन तस्वीरों को दिखाकर शवों की शिनाख्त करने के लिए कहा था। इससे यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या ये सारे शव भगदड़ में मारे गए लोगों के ही हो सकते हैं। और यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में सभी शवों के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। यानी ये शव ये बता रहे हैं कि इन लोगों की मृत्यु चोट की वजह से हुई है और उस समय जरूर कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिससे इनके शरीर पर ये चोट के निशान आए हैं। भगदड़ की यह घटना 2 दिन पहले देर रात 2 बजे हुई थी, आप सब जानते हैं, और तब से लेकर अब तक 67 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटनास्थल से जो लोग लापता हुए थे उनके बारे में अब भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन लोगों के रिश्तेदारों का यह कहना है कि अगर ये लोग इस भगदड़ में बच गए थे तो फिर ये वहां से कहां चले गए, ये गायब कैसे हो गए, ये मिल क्यों नहीं रहे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये लापता हुए सारे लोग असल में भगदड़ में मारे जा चुके हैं और सरकार और प्रशासन मृतकों के असली आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारी टीम ने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं उनके मुताबिक ये दावे भ्रामक भी हो सकते हैं और इसे आपको इन 3 बातों से समझना होगा। पहली बात, सरकार ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए मेला क्षेत्र में जो 10 ऐसे केंद्र बनाए हैं जहां पर खोने और पाने वाले लोगों की सूची बनाई जाती है, इन 10 केंद्रों का जो सक्सेस रेट है वो 80 से 85% है और ये केंद्र अभी 15 से 20% लोगों को अभी भी ढूंढ नहीं पाते हैं। यानी 80 से 85% लोग मिल जाते हैं
और 15% से लेकर 20% लोग ऐसे हैं जो नहीं मिलते हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर वो होते हैं जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, या जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, या जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो अपना नाम नहीं बता पाते, जो ये बता नहीं पाते कि वो किस गांव से आए हैं और उनका आता पता क्या है। ऐसे लोग अक्सर जब अगर खो जाते हैं तो फिर वो मिलते नहीं। प्रशासन को ऐसे लोगों को ढूंढने में 5 से 7 दिन भी लग जाते हैं, और इसलिए यह कहना कि भगदड़ के बाद लापता हुए लोग शायद मर चुके होंगे, हो सकता है कि यह दावा अभी के लिए सही न हो। दूसरा, जिस वक्त यह भगदड़ हुई थी उस समय कई लोग घबराहट में अपने लोगों से बिछड़ गए थे, और क्योंकि भीड़ में इन लोगों के लिए अपनों को ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए इनमें से कुछ लोग महाकुंभ से बस और ट्रेन से हो सकता है कि अपने घर लौट गए हो। जैसे अयोध्या से एक बुजुर्ग दंपति महाकुंभ में आए और भगदड़ के बाद से ये लापता थे, लेकिन अब पता चला कि वो एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगकर खुद अयोध्या पहुंच गए, और जो लोग मेला क्षेत्र में इन्हें ढूंढ रहे थे उन्हें भी अब यह सूचना दे दी गई है। इससे यह पता चलता है कि भगदड़ में बिछड़े लोग खुद से भी अपने घरों पर पहुंच रहे हैं, और इसमें उन्हें 3 से 4 या कई बार उससे भी ज्यादा दिन लगते हैं। तीसरी बात यह भी है कि यह बात सही है कि भगदड़ के बाद घटनास्थल पर जो बैग, कंबल और दूसरा सामान मिला वो अनुमान के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों का था, और अब भी 35 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो भगदड़ की घटना में लापता हुए अपने लोगों को ढूंढ नहीं पाए हैं, और सरकार से लगातार पूछ रहे हैं कि उनके लोग भगदड़ के बाद कहां गायब हो गए। भगदड़ में मम्मी पापा दोनों लोग गुम हो गए हैं। हमारा तीनों बेटा किधर हम बिछड़ गए। सारा मेला को ढूंढ रहे हैं। मैंने हर हॉस्पिटल में हर जगह अनाउंस भी करवाया, नाम भी खोज रहे हैं, कहीं नाम पता भी कहीं जगह पर नहीं मिल रहा है। इनके अपने महाकुंभ में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन ये आज पीड़ा के भंवर में डूबे हैं। बड़ी व्यवस्था से और बड़े इंतजाम से अपनी माँ, अपने पिता, अपनी चाची, अपने चाचा को कुंभ में भेजा था, लेकिन अब वो कहां हैं कोई नहीं जानता। कितने ही लोग जो अमृत स्नान करने आए थे वो आज मृत हैं या जीवित, उन्हें खोज रहे ये बेचारे भी नहीं जानते। मौनी अमावस्या के दिन हादसे के बाद से अभी तक बहुत सारे लोग लापता हैं। खोया पाया ऐसा सेंटर है जहां कई सारे लोग अभी तक अपनों का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। कौन लोग लापता हैं? कौन लोग? हमारा तीनों बेटा किधर हम बिछड़ गए हैं, हम खाली इधर हैं, ढूंढ नहीं पाया, कोई नहीं ढूंढ पाया। हम कैसे जाए हम ढूंढने? कुशीनगर से आए। किसको ढूंढ रहे हैं? माता जी मेरी कब से गायब? 28 तारीख से। कहीं कोई अता पता 9 साल। नहीं। कहाँ कहाँ ढूंढा है आप लोगों ने? सारा मेला को ढूंढ रहे हैं। बस एक काउंटर से दूसरे काउंटर, थाने से अस्पताल, मोर्चरी से संगम नोज और एक घाट से दूसरे घाट चक्कर काट रहे हैं। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर आए हैं। पूरे जगह घूम डाला, 3 दिन से 10 लोग घूम रहे हैं। कोई कह रहा है यहाँ जाओ, कोई कह रहा है वहाँ जाओ, दिन भर रात भर ऐसे भटक ही रहे हैं सर। बस जो भी मिल रहा है उसी से पूछ रहे हैं, आपने मेरी माँ को देखा? आपने मेरी चाची को देखा? पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी मम्मी का अभी तक कोई पता नहीं। मैंने हर हॉस्पिटल में हर जगह अनाउंस भी करवाया, हर हॉस्पिटल में जाके देखा नहीं है, फिर जाके मुर्दा घर में देखा, सारा मुर्दा को भी देखा, पर मेरी मम्मी नहीं मिल रहा है। अगर किसी को मिले तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। जितना महाकुंभ स्नान के लिए पैदल चलना नहीं पड़ा था, उससे कई गुना ज्यादा अपनों को खोजने के लिए पैदल चल चुके हैं। लेकिन लाखों लोगों में अपनों को खोजना भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसा हो गया है। बिहार के विकास कुमार तिवारी के माँ बाप बिछड़ गए। उन्हें खोजने के लिए वो बिहार से आए। पिता तो मिल गए, लेकिन माँ को अभी तक नहीं खोज पाए हैं। कब पहुंचे थे यहाँ? हम को पता चला कल शाम को कि भगदड़ में मम्मी पापा दोनों लोग गुम हो गए हैं।
तो हम तुरंत ट्रेन पकड़ के हम यहाँ पे आ गए और खोजबीन में तो पिताजी को तो खोज लिए, बट माताजी अभी तक हमको नहीं मिली है। कल वो लोग अकेले आए थे क्या? वो लोग फैमिली आए थे, 5 लोग, 4 लोग साथ में हैं, 1 लोग मेरी माताजी जो हैं वो नहीं मिली हैं अभी तक। सासाराम के द्वारका सिंह की पत्नी भगदड़ में बिछड़ गईं। आर्मी में नौकरी करने वाला उनका बेटा भी अपनी मां को खोजने आया है, जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम 5 जन थे, मेरी पत्नी थी, एक साला थे और 2 सरज थे। स्वरूप रानी में पूरा ढूंढे, बेड नाम भी खोज रहे हैं, कहीं नाम पता भी कहीं जगह पर नहीं मिल रहा है। मेरे पापा हैं, मेरी माताजी भी सिंह है। तो कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? मैं तो आज ही आया, पापा लेके आए थे। मैं आर्मी से हूँ और पापा लेके आए थे नहलाने के लिए उन लोग को। कोई मोबाइल में फोटो दिखा रहा है, कोई आधार कार्ड दिखा रहा है, कोई हुलिया बता रहा है। ये लोग बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरह खोया हुआ अपना मिल जाए। बस यही उनके लिए मोक्ष और पुण्य का फल होगा। बस्ती के रहने वाले पंकज पटना में नौकरी कर रहे थे, तब सूचना मिली कि उनकी मां कुंभ में बिछड़ गई। वो ट्रेन पकड़कर प्रयागराज पहुंचे और तब से पैदल पैदल भटक रहे हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी माँ के साथ में आए थे, 30-35 लोग आए थे। वो घर पे पहुंच गए तो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ नहीं आई है। तो हमने ढूंढने के लिए कोशिश की, यहाँ पे आए। बिछड़े हुए लोगों में अधिकतर वो लोग हैं जो मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में गुम हो गए। न ये मृतकों की सरकारी लिस्ट में है, न खोया पाया केंद्र को इनकी जानकारी है, न इनका परिवार इन्हें खोज पा रहा है। आखिर ये लोग हैं कहां? प्रयागराज से आज तक ब्यूरो। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ की एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं हुई थी, और क्या इस भगदड़ में भी कई लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ की पहली घटना, जिसके बारे में आप सबको पता है, जिसके बारे में रिपोर्टिंग हुई है, यह भगदड़ की पहली घटना संगम क्षेत्र में रात 2 बजे हुई थी। जबकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी तरह की एक दूसरी घटना इस घटना के 1.5 घंटे बाद रात 3:30 बजे भी हुई थी। और यह घटना संगम की नोज से 2.5 किलोमीटर दूर महाकुंभ के सेक्टर 21 में हुई, जहां झूसी नाम की जगह है। जगह का नाम है झूसी। और हमें बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन से इस घटना के कुछ वीडियोस मिले हैं, जिनमें चारों तरफ अफरा तफरी दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने खुद इस भगदड़ को देखा है, जो चश्मदीद हैं, वो ये कहते हैं कि जब 1 लाख से ज्यादा लोग एक ही रास्ते से संगम क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं, तब भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मच गई, और इस भगदड़ में कई लोग बेहोश हो गए थे, जिन्हें आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। ये वो वीडियोस हैं जो उस समय मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए हैं। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पता तब चला जब ये सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, लेकिन प्रशासन ने अब तक ऐसी किसी घटना को स्वीकार नहीं किया है, और ना ही यह माना है कि संगम से 2.5 किलोमीटर दूर भगदड़ की ये एक और घटना हुई थी। हमारी टीम ने कई चश्मदीदों से आज बात की, जिनका कहना है कि इस घटना में 5 से 7 लोग हताहत हुए थे, और खुद पुलिस के कई जवानों ने भीड़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने इस घटना को स्वीकार ही नहीं किया। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ संगम नोस पर तो हुई ही, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी भगदड़ की सूचना आई, जिसके बाद कई लोगों द्वारा दावा किया गया, कई लोगों द्वारा मौत का दावा किया गया। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये भगदड़ हुई वो स्थान जो है ये झूसी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सीधा रास्ता उतरते हुए, यानी कि जो भी
श्रद्धालु थे वो सीधा जिस दिन ये घटना हुई है यानी कि मौनी अमावस्या के दिन इसी रास्ते से ये झोसी मेट्रो जो स्टेशन है रेलवे वहां से उतरते हुए सीधे आते हैं और इसी स्थान पर आकर वो भीड़ रुकती है। ये पूरा एरिया भगदड़ से प्रभावित हुआ था और ऐसे में जो टीन थी, ये टीन शेड आप देखिए पूरी तरीके से टूट गया था। टीन शेड यहाँ पर भी कई लोग अंदर हो गए थे जिसकी वजह से पूरा टूट गया था, नुकसान हो गया था। अपना जीव बचाने के लिए इतनी भीड़ था, 60 करोड़ जनता की इतनी भीड़ था कि जो है लोग टावर में चढ़ जाते, कैंटीन में चढ़ जाते थे। कितने लोग आपके सामने जो है मौत हो गई? आपको 4 लोग। कैसे कह सकते हैं कि मौत हो गई उनकी? मौत एक तो हमारे ठेले पे हुआ, एक हमारे ठेले पे हुआ यहीं पे, एक जो है यहाँ पे सारी कपड़े थी, जूता थी, उसी के अंदर वो जो है बुढ़ा दबा हुआ था। रात के 4 बजे से उस वाले टंकी पे चढ़े थे और सुबह के 12 साढ़े 12 बजे भीड़ थोड़ी कम हुई, तब जाके हम लोग उतरे हैं। हम लोग के सामने यहाँ पे लोग गिर रहे थे। ये आज सुबह में यहाँ पे बालू डाला गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे बराबर किया गया। यहाँ पे गड्ढा था लेकिन आज बराबर किए इसको। चरण, ये जो सामान है ये किस चीज का सामान है? और सर ये पब्लिक लोगों का सामान है, जो संगम में स्नान करने हुए आए हुए पब्लिक थे उनके सारी सामाने हैं सर। ये सब बचा हुआ लोड नहीं हो पाया ट्रैक्टर पे, वो सामान है सर। सफाई करने के बाद इतना सामान निकला गया है और 8-10 ट्रैक्टर सर लद के चला गया है। जेसीबी से लोड हुआ है। जेसीबी से लोड हुआ है सर जी, पब्लिक से नहीं सर, जेसीबी से लोड हुआ है। लोग होंगे लगभग संख्या सर अनगिनत संख्या, कोई संख्या की सारी जगह की रास्ते बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया गया था। बहुत सारी बातें सच हैं, बहुत सारी बातें झूठ हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सच और झूठ के बीच में कहीं पर हैं। और इसीलिए इस महाकुंभ को पहले दिन से ही फेल करने की कोशिशें हुई हैं। यह बात भी आपको भूलनी नहीं चाहिए, यह बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यह कहा गया कि महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले लोगों के आंकड़े ही गलत हैं, इतने लोग आए ही नहीं हैं, महाकुंभ खाली पड़ा है। इसके बाद यह कहा गया कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं बहुत बुरी हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए मत आइए। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार ने भगदड़ की एक घटना को छिपाया है और मौत के भी सही आंकड़े जारी नहीं किए हैं। और इस पूरे दुष्प्रचार का मकसद यह है कि लोगों में महाकुंभ को लेकर एक डर की भावना पैदा कर दी जाए और दूसरा, लोगों में सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति अविश्वास इतना बढ़ा दिया जाए कि अगर अब प्रशासन कुछ कहे भी तो लोग बात मानने से इनकार कर दें। लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि जितना जोखिम आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाने के लिए उठाते हैं, जितना जोखिम आईपीएल के मैच देखने के लिए जब स्टेडियम में जाते हैं तब उठाते हैं, जितना जोखिम आप दूसरे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए उठाते हैं, उतना ही रिस्क आपको महाकुंभ में जाने के लिए भी उठाना होगा और आपको सरकार की व्यवस्था पर विश्वास रखना होगा, लेकिन साथ ही खुद भी सचेत रहना होगा। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, आप इन आंकड़ों से आज जरा समझिए। जिस समय सोशल मीडिया का एक पूरा इकोसिस्टम यह बताने में लगा है कि महाकुंभ फेल हो चुका है और सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, तब सिर्फ आज के एक दिन 1,73,00,000 लोगों ने प्रयागराज में पवित्र स्नान किया है। 1,73,00,000 लोगों ने तो आज ही स्नान कर लिया। इस सब के बावजूद कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगातार वीडियोस चल रहे हैं कि ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं कई दिनों के और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अब तक महाकुंभ में पिछले 18 दिनों में 29,64,00,000 लोग आ चुके हैं, जिनमें विदेशों से आए लोग भी हैं जो महाकुंभ के इस दिव्य और भव्य रूप को देखकर हैरान हो रहे हैं। और इन लोगों का जो आने का सिलसिला है वो अब भी जारी है। आज कुछ लोगों से बात हुई है, जरा देखिए। We come from Spain. We visit here just to make a documentary in YouTube, and the experience has been amazing. I mean, this is crowded. It's many people, and you learn a lot of your culture and about Hinduism. But yeah, it's full of people, so sometimes it's quite dangerous. It's my 3rd day here, and so far it has been an incredible experience. The first day was the big day, and it was quite stressful, but these 2 last days it has been awesome. From Australia, Sydney, Australia. How did it feel?
very good, very blessed. I'm very lucky. Very good. Everybody's so friendly for so many people, and it is working very well, the Mela. It is very good feeling. I feel very special and honored to be here because it's a very special place and very special occasion to be here. First time in Mahakumbh. How possible after 144 years? Not possible, no? एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये महाकुंभ ना तो किसी पार्टी का है, ना किसी सरकार का है, ना किसी एक खास विचारधारा वाले लोगों का है। ये महाकुंभ भारत का है, ये महाकुंभ ब्रांड भारत का है, ये भारत की संस्कृति का है, ये सनातन धर्म का है और ये उन लोगों का है जो सनातन धर्म को मानते हैं। अब इस दावे का एक फैक्ट चेक करते हैं कि क्या सरकार ने महाकुंभ के मेला क्षेत्र के बाद पूरे प्रयागराज शहर को ही नो व्हीकल जोन बना दिया है। यह चर्चा लगातार चल रही है। यह दावा देश भर के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर फॉरवर्ड हो रहा है, उनमें मैसेज पर यह चल रहा है, फेसबुक पर यह बातें चल रही हैं। लोगों से यह अपील की जा रही है कि अब वो महाकुंभ में जाने की अपनी सारी प्लानिंग को, योजनाओं को या तो रद्द कर दें या टाल दें, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो उनकी गाड़ी को महाकुंभ तो छोड़ दीजिए, प्रयागराज शहर में भी जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने प्रयागराज में भी प्रवेश करने से गाड़ियों को रोक दिया है। ये जो बात है ये पूरे देश में चल रही है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने प्लान कैंसिल कर दिए कि जब ऐसी बात है तो फिर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने इस दावे का फैक्ट चेक किया तो यह पूरी तरह से गलत निकला और प्रशासन ने ही हमें यह बताया कि 2 और 3 फरवरी के अमृत स्नान को छोड़कर, फिर से सुन लीजिए, 2 और 3 फरवरी के अमृत स्नान को छोड़कर प्रयागराज में ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और जो लोग सड़क से प्रयागराज आना चाहते हैं उनकी गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। महाकुंभ का आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा और अब भी इसमें 26 दिन और बचे हुए हैं। और कल भी हमने आपसे कहा था कि 12 फरवरी को माघ मास का पवित्र स्नान होना है और उसके बाद आपके लिए महाकुंभ आने का सबसे उपयुक्त समय होगा, क्योंकि तब आपको महाकुंभ में ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे यही कहेंगे कि अमृत स्नान के दिन मत आइए, जो और बड़े मौके हैं उस दिन मत आइए और कुछ दिन इंतजार कर लीजिए और फिर आप आराम से महाकुंभ में आकर स्नान कर पाएंगे। और ये दावा पूरी तरह से गलत है कि प्रयागराज में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज के कुंभ में आखिर किस तरीके के हालात हैं गाड़ियों को लेकर, क्या वो शहर के अंदर आ रही हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो कुंभ तक पहुंच पा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। उसी की पड़ताल करने के लिए हम आज मौजूद हैं इस झूसी रोड पर। आप ये देखिए, ये जो रास्ता है ये बनारस से आता है और बनारस से सीधा अंदर की ओर यानी कि जाता है प्रयागराज। और इस दौरान यहाँ पर जो आप फोर्स देख रहे हैं, ये जो फोर्स लगी हुई है, यहाँ पर तिब्बत पुलिस लगी हुई है, यहाँ पर यूपी पुलिस लगी हुई है। ये जो फोर्स है ये रास्ता गया है प्रयागराज के कुंभ का, यानी कि एक रास्ता ये झूसी से जो अंदर जाता है उसका ये रास्ता है। यहाँ पर जो व्यवस्था की जा चुकी है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर भीड़ को अंदर जाने से रोकने के लिए भी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। जो प्रयागराज की बसें हैं वो प्रयागराज में चल रही हैं लगातार। आप देखिए, प्रयागराज कुंभ की जो बसें हैं वो चल रही हैं और ऐसे में यहाँ से जो लोगों को जाना होता है वो बसों से जाते हैं। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो लोगों की गाड़ियां चल रही हैं। हालांकि जो बॉर्डर की बसें हैं उनको कुछ दूरी पर रोका गया है कि स्टेशन बनाया गया है, वहां से अंदर फिर आना है। यानी कि एक तरीके से पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ये प्रयाग में क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया गया है। अगर बाहर से लोग आते हैं बनारस से या मिर्जापुर से शहर के अंदर अपनी गाड़ियों से या बस से, तो उनके लिए क्या सिस्टम है? तो उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था है। अंदामा में है, झूसी में है, सरस्वती पार्किंग रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर ले सुरक्षित जगह पर और आराम से आवे और गंगा नहाएं।
और महाकुंभ का आनंद लें। मेरे संज्ञान में आया था कि कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का प्रतिबंध 4 तारीख तक लगा दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कल उसका खंडन भी जारी किया था और जो हमारी जो ट्रैफिक की स्कीम लगी हुई है वो मात्र मेजर जो बेदिंग डेज है, मुख्य स्नान दिवस है, उसके लिए था, जो कि 28-29 को था और 30 तारीख को था, क्योंकि श्रद्धालु निकल रहे थे। और अब इसके बाद 2 और 3 तारीख को वसंत पंचमी का स्नान होगा, तो तब वो डाइवर्जेंस की स्कीम जो पुलिस कमिश्नरेट ने बनाई है वो लागू होगी। और 31 और 1 तारीख को और उसके बाद 4 तारीख से उसके बाद कोई किसी प्रकार का डाइवर्जन जो नहीं होगा। रूटीन ट्रैफिक अभी चल रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आप नोट कर सकते हैं कि गाड़ियों के आने जाने को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रोका गया है। मतलब जो मेला क्षेत्र है वो नो व्हीकल जोन है। अगर आप गाड़ी लेकर जाएंगे अब तो आपकी गाड़ी महाकुंभ के मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रयागराज में आपकी गाड़ी प्रवेश जरूर कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कल भारत का केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और आज इसकी पूर्व संध्या पर ही हम आपको इस बजट की पूरी ABCD समझा देंगे, क्योंकि इस बजट का आपकी जेब पर भी काफी असर पड़ेगा, आपके जीवन पर असर पड़ेगा। हमारे देश में असल में बजट कई प्रकार के होते हैं, या कह लीजिए कि आरोप तो कई प्रकार के लगते हैं। भारत में बजट चुनावी भी होता है, राजनीतिक भी होता है। कई बार इसे पूंजीपतियों का बजट भी बता दिया जाता है। नेता ये दावा करते हैं कि ये बजट जो है गरीबों का बजट है। और इन अलग अलग प्रकार के बजट में भारत का जो आम बजट है वो कहीं खो जाता है, आम आदमी कहीं खो जाता है। हमारे देश के आम लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती कि भारत का बजट असल में उनका बजट है, ये उनके लिए है। इस बजट में जो घोषणाएं होती हैं उनके हिसाब से आपको भी अपने घर का बजट फिर से रीसेट करना होता है। इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप जानें कि बजट में नई चीजें क्या हो रही हैं, और इनमें भी इनकम टैक्स को बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में दोनों हाथ से मुफ्त की रेवड़ियां बांटना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है हर कीमत पर। लेकिन इन रेवड़ियों को बांटने के लिए सारा पैसा कहां से आता है? क्या ये पैसा राजनीतिक पार्टियों का होता है? क्या नेताओं का होता है? ये पैसा कहां से लाते हैं? पैसा टैक्स पेयर की जेब से आता है, और ये टैक्स पेयर्स हमारे देश के असली अल्पसंख्यक हैं। 45 करोड़ के इस देश में सिर्फ 145 करोड़ के इस देश में सिर्फ 7 करोड़ 54 लाख लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इनमें भी जो लोग असल में इनकम टैक्स देते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 करोड़ 81 लाख है लगभग। यह देश की कुल आबादी के सिर्फ 1.9% लोग हैं। तो यह जान लीजिए, हमारे देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग मुश्किल से 2% है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जो 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं उन पर टैक्स का बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, और इनमें भी टैक्स की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास को सहनी होती है। यानी ये 2% लोग जो हैं, जो टैक्स देते हैं लगभग, ये बाकी के 98% लोगों के लिए सुविधाएं उनको मिलती रहें, उन्हें सब्सिडी मिलती रहे, उन्हें मुफ्त की चीजें रेवड़ियां मिलती रहें, यह सारा पैसा असल में इनकी जेब से जाता है। मिडिल क्लास में कौन लोग आते हैं? वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच है। अगर आपकी आमदनी 5 से 30 लाख रुपए एक साल की है तो आप मिडिल क्लास में हैं। और इन परिवारों में अभी कुल मिलाकर 43 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो ऐसे लोगों की संख्या 9 करोड़ 80 लाख होगी। और अगर ये सभी 9 करोड़ 80 लाख लोग सरकार को इनकम टैक्स देंगे तो सरकार को हर साल अतिरिक्त 8 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा। जब मिडिल क्लास के 9 करोड़ 80 लाख लोगों को योग्य होने के बाद भी सरकार को इनकम टैक्स देना चाहिए, तब इनमें से 1.5 करोड़ लोग ही असल में इनकम टैक्स देते हैं। इससे यह होता है कि मिडिल क्लास के जो परिवार पहले से इनकम टैक्स दे रहे हैं उन्हें तो कोई राहत कभी नहीं मिलती,
और इसी वर्ग के जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, उन्हें इनकम टैक्स के दायरे में या उनसे टैक्स लेने के लिए सरकार ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टैक्स की चोरी कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सब्सिडी मिल जाती है। इसका एक कारण यह होता है कि इनमें बहुत सारे परिवार खेतीबाड़ी करने वाले परिवार होते हैं जिन्हें इनकम टैक्स से पूरी छूट मिल गई है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जैसे अगर आज शहर में कोई व्यक्ति हर साल 10 लाख रुपए कमाता है तो उसे अपनी आमदनी पर सरकार को इनकम टैक्स देना होता है और उसे सरकार से कोई राहत नहीं मिलती। लेकिन अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उसके घर पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और एक के बाद एक जुर्माना लगने लगेगा। लेकिन इतनी ही आमदनी पर जो लोग टैक्स नहीं देते या जिन्हें सरकार से इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, उनकी कोई बात नहीं करता। आज मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग टैक्स के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में दे देता है। इसके बाद अगर उसे मान लीजिए कोई टू व्हीलर खरीदना है, घर का कोई सामान खरीदना है, उस पर अलग से जीएसटी और दूसरे टैक्स देने होते हैं। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है, यानी कुछ भी वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो हर चीज पर जीएसटी है। ऐसा लगता है कि टैक्स देने वाले मिडिल क्लास की किस्मत में यही लिखा है कि वो कमाता जाएगा और सरकार को टैक्स भरता जाएगा। टैक्स बड़े बड़े उद्योगपति और कंपनियां भी देती हैं, लेकिन उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। पिछले 10 वर्षों में कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में 112% की वृद्धि हुई है, जबकि मिडिल क्लास के या आम लोगों के इंडिविजुअल इनकम टैक्स में 293% की वृद्धि हुई है। इन आंकड़ों के बावजूद आम लोग इतना टैक्स देने के बाद भी जब कोई लोन नहीं चुका पाते तो बैंक का रिकवरी एजेंट उनके घर पर आ जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े लोन हमारे देश में आसानी से माफ होते रहे हैं या फिर उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं बैंक। भारत में 10 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स का 55% हिस्सा सिर्फ 655 कंपनियों से ही आता है। लेकिन जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स दे रहा है वो सरकार के अलावा किसी को नहीं जानता। वो सरकार को टैक्स देता है और सरकार से ही उम्मीद करता है कि उसे सरकार इसके बदले मूलभूत सुविधाएं तो देगी, लेकिन वो भी नहीं मिलता। अस्पताल, स्कूल, सड़क, साफ पानी, साफ हवा के लिए भी आज इस देश के मिडिल क्लास को एक भीख मांगनी पड़ती है और थक हार कर वो ये मान लेता है कि इतना टैक्स देने के बाद भी उसके घर में उसे साफ पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए साफ हवा तक नहीं मिलेगी, चलने के लिए अच्छी सड़क नहीं मिलेगी। जब कोई दुकानदार किसी ग्राहक को खराब सामान बेचता है तो उसे उस सामान को कई बार लोग लौटा देते हैं। ग्राहक कहता है कि मुंह मांगे पैसे जब हम दे रहे हैं तो आप खराब सामान क्यों दें? और यही आम लोग सरकारों को टैक्स देने के बाद उनसे यह बात भी नहीं पूछ पाते कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं उनके टैक्स के बदले क्यों नहीं मिल रही। अमीरों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स से ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। गरीब इससे लाभान्वित होते हैं क्योंकि सारे टैक्स का पैसा गरीबों के लिए जाता है। गरीबों के लिए अलग अलग जो है वेलफेयर योजनाएं बनती हैं, सारी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए होती हैं। सबसे बड़ा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर, जिसे टैक्स देने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हालांकि ऐसा नहीं है कि टैक्स सिर्फ भारत के लोग ही देते हैं, दुनिया भर में यह परंपरा है। अमेरिका में इनकम टैक्स की अधिकतम दर 50% है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन में 45%, कनाडा में 42%, डेनमार्क में 55% और भारत में लगभग 43% है। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स को लेकर लगभग जो कैपिंग है वो वही है। भारत में तो बाकी देशों से कम ही है। इसके अलावा भारत में 24 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम का 50% हिस्सा सरकारों को टैक्स के रूप में दे देते हैं। ये अमीर लोग हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जितना टैक्स लेकर भी हमारी सरकारें लोगों को वो सुविधाएं कभी नहीं देती जैसी सुविधाएं इन बड़े बड़े देशों में आम टैक्स पेयर को मिलती हैं। इस बात को आप भारत की राजधानी दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है साफ पानी का। भारत की आजादी के 77 वर्ष के बाद भी हमारे नेता दिल्ली के लोगों से आज भी ये वादा कर रहे हैं कि वो अगर जीत गए तो दिल्ली की जनता को साफ पानी देंगे।
जिस दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति हर साल औसतन 4,61,000 रुपए कमाता है, जहां सरकारों को हर व्यक्ति से औसतन 1 लाख रुपए का टैक्स मिलता है, उस शहर में आज भी लोगों को साफ पानी और साफ हवा नहीं मिलती। अर्थशास्त्र कहता है कि अगर सरकार लोगों से टैक्स लेती है तो उसे कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो लोगों को जरूर देनी ही चाहिए, वरना टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यह है कि अभी तो दिल्ली ही नहीं, पूरा देश ही आजादी के 77 वर्षों के बाद भी साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत दुनिया के 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। भारत में 70% पानी ऐसा है जो दूषित है और गंदा है, और इसी देश में हर दिन 4 करोड़ लीटर गंदा पानी नदियों, झीलों और तालाबों में जाकर मिल जाता है। आज दिल्ली में स्थिति यह है कि लोग वायु प्रदूषण से मर रहे हैं और सरकारों को भर भर के टैक्स भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद दिल्ली के लोग सरकार को सबसे ज्यादा हर साल 2,30,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। यह पैसा इतना है कि इसमें दिल्ली जैसे 600 शहरों की हवा और पानी को साफ किया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकारें 600 तो छोड़िए, एक दिल्ली की हवा को भी साफ नहीं कर पा रही। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दोहावली के एक खंड में यह बताया कि एक शासक को अपनी जनता से कितना टैक्स वसूलना चाहिए। वो एक दोहे के जरिए यह बताते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को सोखता है तब किसी को पता तक नहीं चलता, लेकिन जब यही जल बादल के रूप में बरसता है तो यह सबको प्रसन्न करता है। और टैक्स का रूप भी ऐसा ही होना चाहिए। सरकारों को लोगों से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, उतना ही टैक्स सोखना चाहिए जिससे लोगों को पता ना चले, और यह टैक्स बादल की तरह बरसते हुए उसके बाद लोगों को दिखना चाहिए। यानी लोगों को लगना चाहिए कि उन्होंने अगर सरकार को टैक्स दिया है तो इसके बदले में सरकार ने भी उन्हें जमकर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। लेकिन अभी हमारे देश में टैक्स लेने की तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन टैक्स देकर आपको साफ पानी, साफ हवा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज देश के बड़े बड़े शहरों में पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए लोग अपने घरों में अपना आरओ सिस्टम लगवाते हैं ताकि वो साफ पानी अपने घरों में पी सके। तो पैसा खर्च करके, खुद अपना पैसा खर्च करके साफ पानी पीते हैं। इसी प्रकार से साफ हवा नहीं मिल रही, लोग अपने अपने घरों में हवा साफ करने के लिए अलग अलग यंत्र लगाते हैं, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं अपनी जेब से खरीदकर। सरकार ऐसे यातायात की सुविधाएं नहीं देती टैक्स लेने के बाद भी, इसलिए लोग अपनी प्राइवेट कार में या अपने प्राइवेट टू व्हीलर पर जाते हैं। सुरक्षा के लिए देश भर में लोगों ने अपने इंतजाम किए हुए हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं। इसी प्रकार से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। जब अस्पताल में इलाज कराने की बात होती है तो सरकार के सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। जब बिजली चली जाती है तो अपना जनसेट लगाते हैं या अपनी कोई और दूसरी व्यवस्था करते हैं। तो जब इस देश का टैक्स पेयर सुरक्षा अपनी खुद कर रहा है, बिजली का इंतजाम खुद कर रहा है, अगर बिजली चली जाए, स्कूल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है और प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, साफ पानी अपना खुद का ले रहा है और साफ हवा के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा रहा है और टैक्स पूरा देता है। हालांकि आज बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की बड़ी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करते हुए कहा कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बयान में मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत छिपी हो सकती है, जिसका ऐलान कल के बजट में हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही कोई इशारा किया है, कोई हिंट दिया है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। इस बयान के बाद ऐसी खबरें हैं कि सरकार
कल के बजट में इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है और इससे मिडिल क्लास को कुछ फायदा हो सकता है। आज भारत का आर्थिक सर्वे भी पेश हुआ है, जिसे आप भारत की अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट कह सकते हैं। इसमें अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% तक रह सकता है। यह भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि बाकी बड़े बड़े देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट इससे कम रहने का ही अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान है कि वर्ष 2025 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7%, चीन का 4.6%, जापान का 1.1% और जर्मनी का 0.3% तक रह सकता है। तो जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं उनमें भारत का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। इसी सर्वे में यह भी पता लगा है कि पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक महंगाई दर 4.9% रही, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस साल खाने पीने की चीजों के दाम या तो स्थिर रहेंगे या कम हो जाएंगे। और भारत में अब भी अमेरिका, ब्रिटेन और चीन से ज्यादा महंगाई है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर भी एक नया विवाद हो गया। इस अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया, एक शब्द इस्तेमाल किया, जिसका हिंदी में मतलब होता है बेचारी। और राहुल गांधी ने यह कहा कि यह अभिभाषण बड़ा बोरिंग था और राष्ट्रपति एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही थी। तो अब यह देखिए, राहुल गांधी को भारत के राष्ट्रपति का भाषण बड़ा बोरिंग रहा और सोनिया गांधी ने उन्हें बेचारी कह दिया। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. इस टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की एक रैली में इसे आदिवासी समुदाय का अपमान बताया। कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। राष्ट्रपति भवन ने भी इस टिप्पणी को राष्ट्रपति पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला बयान बताया है। चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डीप सीक के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। डीप सीक एआई को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इस कारण से अमेरिका बड़ा परेशान है। चीन की इस एआई कंपनी डीप सीक ने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स डीप सीक को अब तक का बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बता रहे हैं। डीप सीक आपके सवालों के जवाब बाकी एआई की तुलना में ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से देता है और मैथ्स और सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे मुश्किल टास्क को भी किसी टीचर की तरह समझाता है। आने वाले भविष्य में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसके पास दूसरों से बेहतर और अपना खुद का एआई सिस्टम होगा और चीन इस दौड़ में फिलहाल अमेरिका से आगे निकलता हुआ दिखता है। अमेरिका की बड़ी बड़ी एआई टेक कंपनियां डीप सीक की काबिलियत से ही नहीं बल्कि उसकी किफायती होने से भी डर गई है। जिस एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका हजारों करोड़ डॉलर खर्च करता है, उसी टेक्नोलॉजी को चीन ने 10 गुना कम पैसे में बना लिया। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कई कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें ओपन एआई, गूगल, मेटा, अमेजॉन और इलॉन मस्क की कंपनी XAI जैसे बड़े नाम हैं। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने एआई डेवलपमेंट पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करती है।
ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल चैट जीपीटी को बनाने में 863 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह गूगल जेमिनाई ने 1652 करोड़ रुपए खर्च किए। मेटा ने 5524 करोड़ और डीप सीक एआई ने सिर्फ 49 करोड़ में इसे बना लिया। अब आप सोचिए कि मेटा के मुकाबले यह खर्च 110 गुना कम है। हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद डेवलप किए गए इस एआई का सब्सक्रिप्शन भी महंगा होता है और चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1726 रुपए प्रति महीना है, जबकि डीप सीक उसी सब्सक्रिप्शन को आपको शायद 5 रुपए से भी कम में पूरे साल के लिए दे देगा। चीन ने न सिर्फ बाकियों से बेहतर एआई बनाया, बल्कि उसने कम लागत में एआई बनाकर एआई वॉर में अमेरिका के लिए एक चुनौती पेश कर दी। अमेरिकी टेक कंपनियों को बढ़िया एआई बनाने के साथ साथ अब सस्ता एआई भी बनाना है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी डीप सीक एआई को अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चेतावनी बताया है और कहा था उन्होंने कि उन्हें कम लागत में बेहतर एआई बनाना ही होगा, नहीं तो चीन अमेरिका से जीत जाएगा। अमेरिका समेत अब कई देश और कई एक्सपर्ट डीप सीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चाइनीज जुगाड़ कह रहे हैं। ओपन एआई ने डीप सीक पर टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप लगाया है, कॉपी करने का आरोप लगाया है। ओपन एआई का कहना है कि डीप सीक ने उनके एआई की मदद से, उनके डेटा की मदद से अपने एआई को ट्रेनिंग दी है। एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन टेक्निक कहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पूरी दुनिया में इसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बड़े एआई मॉडल्स छोटे एआई मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह रही हैं कि डीप सीक ने असल में उनके डेटा को चोरी कर लिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सारा पैसा उन्होंने लगाया, पूरा होमवर्क, इतनी सारी मेहनत उन्होंने की और चीन ने उसे कॉपी करके बहुत सस्ते में अपना एआई बना लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई ओपन एआई डीप सीक का गुरु है? तो इसका जवाब है डीप सीक की मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक्निक। सामान्य एआई किसी जवाब खोजने के लिए अपना सारा डेटा स्कैन करता है। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स टेक्निक में एआई सारा डेटा स्कैन नहीं करता, बल्कि वो सवाल को कई हिस्सों में तोड़कर उससे जुड़े अलग अलग एक्सपर्ट एआई को भेज देता है। मतलब मुख्य एआई के पास एक्सपर्ट एआई की अलग टीमें होती हैं जो अलग अलग मामलों के जानकार होते हैं और मुख्य एआई उन्हें सवाल भेजकर जवाब मांग लेता है। ओपन एआई का कहना है कि डीप सीक ने अपने इन्हीं एक्सपर्ट एआई मॉडल्स को उनके एआई से ट्रेनिंग दिलवाई है। वैसे यह टेक्नोलॉजी भी डीप सीक की नहीं, बल्कि इसे वर्ष 1991 के एक रिसर्च पेपर एडेप्टिव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में बताया गया था। अब आप सोचिए कि डीप सीक ने ना तो अपनी एआई टेक्नोलॉजी बनाई, ना ही अपने एआई को खुद ट्रेन किया, बल्कि उसने इधर उधर से जुगाड़ करके अपना ये एआई मॉडल तैयार कर लिया है। अब इसमें दो बातें आएंगी, एक तो ये कॉपी किया हुआ मॉडल है और दूसरा इसमें फ्री स्पीच नहीं है। यानी अगर आप इस एआई मॉडल से चीन के बारे में कोई विवादास्पद बात पूछेंगे तो ये उसका जवाब नहीं देगा। इसे चीन के हिसाब से सेट किया गया है। इसके बारे में हम लगातार आपको जानकारी आगे देते रहेंगे ताकि आप भी भविष्य के लिए तैयार रह सके। दो की तरह होती है, उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक आने पर भी चलना पड़ता है।